हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे दलित आंदोलन। ये आपकी इग्नू की बुक का लेसन नंबर 7 है। आपका कोर्स है MPS मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और आपकी बुक है ये MPSC 7। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 7 और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दलितों के बारे में कि दलित क्या हैं, दलित कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनको संगठित करने के लिए कौन कौन से आंदोलन बनाए गए, किसने इनके लिए आवाज़ उठाई। और फिर हम आपका पढ़ेंगे भाजपा के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी रखा है कि भाजपा की नीतियों के बारे में आप क्या समझते हो। बहुजन समाज पार्टी के विकास, उनकी विचारधाराओं पर चर्चा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपका यहाँ पे दे रखा है कि दलित कौन है, तो फ्रेंड्स, दलित शब्द जो था इसकी उत्पत्ति आपकी मराठी शब्द से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? आपकी मराठी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आपका धरती या टूटे हुए खंड। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका धरती या टूटे हुए खंड। महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स द्वारा इस शब्द का प्रयोग लाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें दलित की फ्रेंड्स, तो दलित का जो अर्थ है वो है आपका अनुसूचित जाति की जनता। ठीक है, दलितों का अर्थ जो है वो हम अनुसूचित जातियों की जनता से लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दलितों की राजनीति संबंधी के बारे में। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 खंडों में बांटेंगे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले का काल क्या था और स्वतंत्रता से बाद का काल क्या है, ये हम जानेंगे। और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमें दलितों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन करना है, उनके बारे में जानना है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से परिवर्तन आए, किसने इनके हितों के लिए बात की, इनके हितों को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से संरक्षण बनाए गए। ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको जानने के लिए इसको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जब हम इसकी राजनीतिक लामबंदी की बात करते हैं तो पहले इसे 2 भागों में बांटा। एक है आपका स्वतंत्रता काल से पहले का काल और एक है आपका उसके बाद का काल। तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले की, तो स्वतंत्रता से पहले अनुसूचित जातियाँ जो थी उनके लिए अगर किसी ने बात की, सर्वप्रथम उनके हितों के लिए, उनको एकजुट करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए, तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने स्टेट लेवल पर बात की इनके लिए। और उन्होंने क्या किया, 30 वर्ष तक उन्होंने ये कार्य सफल रूप से संभाला। और इससे पहले क्यों सफल रूप से संभाला? क्या कार्य संभाला? दलितों को एकजुट करने का। क्योंकि इससे पहले जो दलित थे वो पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, उनके अंदर एकजुटता नहीं थी, सांप्रदायिकता का अभाव था, यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो उनका सामाजिक और राजनीतिक स्तर बिल्कुल भी नहीं था। जातिगत भेदभाव की समाप्ति करने के लिए 1942 में AISCF यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? आपकी स्थापना की गई AISCF की, यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई, ताकि दलितों को, इसकी स्थापना क्यों की गई? ताकि दलितों को एकजुट किया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके, उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सके, सांप्रदायिक आधार को मजबूत किया जा सके। और ILO यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय साम्राज्य के लिए, उनकी जो लेबर है उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय लेबर पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, अब भारतीय लेबर पार्टी नामक संगठन की स्थापना भी की गई, ताकि जो दलित हैं उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सके। ये तो आपका स्वतंत्रता काल से पहले का था कि AISCF की स्थापना की गई, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई, ताकि जो दलित हैं उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्वतंत्रता काल के बाद क्या होता है? स्वतंत्रता काल के बाद 1946 से 51 तक चुनाव जो था वो OBC जो थी वो हार गई थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? जब OBC चुनाव हार जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद RPI की स्थापना की जाती है, यानी कि इंडियन रिपब्लिक पार्टी, इसकी स्थापना की जाती है। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें मौलिक अधिकारों का
मौलिक प्रावधान किया गया था। पहली बार ये ऐसी कोई पार्टी थी जिसके अंदर संविधान में मौलिक प्रावधान किए गए थे। ठीक है, यहाँ तक आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका आरपीआई ने 60 के दशक में अपने आप को महाराष्ट्र यूपी में स्थापित कर लिया। 1972 में दलित पैंथर्स की स्थापना की गई। स्टार्टिंग में इससे लाभ मिला, लेकिन बाद में आरपीआई की समस्याओं के चलते ये आंदोलन जो था समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका बामसेफ की स्थापना हुई और आपका काशीराम जी आए। काशीराम जी के द्वारा क्या हुआ आपका, जब काशीराम जी आए तो उनके द्वारा 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई, बीजेपी की स्थापना की गई। और जो काशीराम जी जो थे उन्होंने क्या किया था, ये जो आपके काशीराम थे ना, इन्होंने DS4 की स्थापना की थी। DS4 यानी कि दलित शोषित समाज जो था ना, उसके संरक्षण के लिए, उसकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनकी बागडोर जो थी उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। और इधर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा क्या होता है, दलितों को एकजुट करने का बहुत सारा भरपूर प्रयास किया जा रहा था। भाजपा की ही पार्टी जो है वो दलितों के आसपास उठ रही थी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो थी वो मुख्य रूप से भागीदार बनाने में सफल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो भाजपा है जो अखिल भारतीय स्तर पर दलितों को एकजुट करने में सफल होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी स्थापना होती है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है आपकी 14 अप्रैल 1984 को। ये आपको याद रखना है, 1984 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 1984 में इसकी स्थापना होती है बहुजन समाज पार्टी की। ठीक है, अब जो काशीराम जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गठन किया था आपका काशीराम जी जो थे उन्होंने क्या किया था, बामसेफ यानी कि जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो था, इसका गठन किया गया था 1978 में। बामसेफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बामसेफ की ही फुल फॉर्म है आपका बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ठीक है, इसका गठन किया गया था 1978 में काशीराम जी के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था, पंजाब में किया गया था। जो बामसेफ था इसने क्या किया, बामसेफ ने आपका आरपीआई के कार्यकलाप जो थे उसका समर्थन किया। ठीक है, आरपीआई के कार्यकलापों का समर्थन किया, यानी कि इंडियन रिपब्लिक पार्टी जो थी इसके कार्यकलापों का समर्थन किया। फिर बहुजन समाज पार्टी के गठन से पहले 1981 में दलित शोषित संघर्ष जो था DS4, इसका गठन हो चुका था। तो काशीराम ने क्या किया, दलित शोषित समाज को संगठित करने के लिए समिति जो बनाई थी, दलित शोषित संघर्ष के संगठन के लिए समिति जो बनाई थी, उसके बाद उसने क्या किया, उसने भाजपा के माध्यम से दलितों को संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब अगर हम इसकी विचारधारा की बात करें तो भाजपा की विचारधारा को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो इनकी विचारधारा है उसमें अस्पष्टता है और ये समय समय पर बदलती है। और किसी की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, अगर इसका सामाजिक स्तर मजबूत होना है तो इनका जो सामाजिक स्तर था वो सुदृढ़ नहीं था, इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद क्या होता है, मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व होता है। ठीक है, यहाँ पर ये विचारधारा दूर दूर तक आती रहती है। यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है जो बसपा थी वो पहले चमारों और जाटों की राजनीति करती थी और इसका आधार सीमित था, लेकिन 2007 के बाद ब्राह्मणों में भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया, ब्राह्मणों को भी, और जिसके कारण सामाजिक मतलब आधार जो था इसमें बढ़ोतरी हुई। और इस आधार पर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज के समय में बहुजन समाज पार्टी जो है उसके सामाजिक आधार में बढ़ोतरी हुई है। आई होप आप लोगों को ये जो पूरा जितना मैंने आपको समझाया ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो और ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो आपके साथ तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही आने वीडियो हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।